Hello everyone, this is Saurabh Misra and here we go। काफ़ी दिनों से हम लोग प्लान कर रहे थे कि जो क्लासेस बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उस ऑनलाइन क्लासेस में उनके बहुत सारे मैसेज आए कि सर कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो क्लासरूम की तरह पढ़ाई हो नहीं रही है। अब देखिए, क्लासरूम की तरह पढ़ाई होना लॉकडाउन में तो भी संभव है नहीं, और बिना लॉकडाउन के भी कभी कभी होता है कि हम क्लासरूम में पढ़ते भी हैं, असंतुष्ट रहते हैं, उन चीज़ों को समझ नहीं पाते। मेनली साइंस में ऐसा होता है। तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे इस चीज़ को और अपडेट मैं करता जाऊंगा, लेकिन अभी के लिए हम 9th-10th क्लासेस शुरू करने वाले हैं। 10th क्लास में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स तीनों ही चलेंगे। उसके अलावा जो प्रैक्टिकल होंगे उनके बारे में भी बात होगी, जो असाइनमेंट होंगे उनके बारे में बात होगी। सीबीएसई बोर्ड के लिए भी वो काम करने वाला है और यूपी बोर्ड के लिए भी। हाँ, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है, कुछ टेस्टिमोनियल्स है जो कि आप लिखना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में आराम से लिख सकते हैं। तो आइए थोड़ा शुरू करते हैं। तो बात करते हैं क्लास 9th की। क्लास 9th का सबसे पहला जो चैप्टर है, उस चैप्टर में केमिस्ट्री का वो पहला चैप्टर है, और उसमें सबसे पहली बात है कि टॉपिक को शुरू किया गया है मैटर के अलग अलग फॉर्म्स के बारे में। देखो, पहला चैप्टर जो पढ़ाया जाएगा वो मैटर का फॉर्म्स है। चाहे वो मैटर के, वैसे तो 5 फॉर्म्स हमको हैं, जनरली 3 फॉर्म्स देखते हैं, 5 फॉर्म्स होते हैं। पांचों फॉर्म के बारे में बताया जाएगा, पर उससे पहले हम जाने कि वो मैटर है क्या। हाँ, फर्स्ट चैप्टर में दिया है तो हमको पहले पढ़ना चाहिए, पर उससे पहले हम कुछ और बातों को समझ लेते हैं जो कि 3rd चैप्टर में दिया गया है। तो टॉपिक पॉइंट नंबर 1। देखो, जो भी चीज़ है इस यूनिवर्स में, इस पूरी दुनिया में, ब्रह्मांड में, उनमें से जो भी चीज़ बनी हुई है वो छोटे छोटे एटम से मिलके बनी हुई है। 9th क्लास के लिए हम पहले एटम समझ लेते हैं, उसके बाद तो आगे बात होगी। एटम बहुत छोटा सा पार्टिकल होता है, बहुत छोटा सा, इतना छोटा होता है कि हम आंखों से देख भी नहीं सकते। उस एटम के अपने 3 पार्ट होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। वैसे हमने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के बारे में 8th क्लास में कहीं ना कहीं पढ़ा है, कुछ सुना भी है। 9th क्लास की बात करें, देखो, छोटे छोटे एटम्स बहुत छोटे होते हैं, बहुत पार्टिकल। जिस प्रकार से देखो, ये पेन हो गया, इस पेन में बहुत सारे छोटे छोटे एटम्स हैं, और उन एटम के मिलने से ये पेन बना है। कई तरह के एटम हो सकते हैं, या सेम तरह के भी एटम हो सकते हैं। सेम तरह के एटम मिला करके अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो, ठीक है, तो वो एक प्योर ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, प्योर एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा। लेकिन अगर बहुत सारे उसमें मिलाते हो तो फिर उसमें बदलेगा। हम पढ़ेंगे कि ये किस प्रकार से बदलता है। तो सबसे पहले एटम की बात करते हैं। एक एटम दूसरे एटम को अपने साथ रखता जाता है, जिससे पेन है, पेन में बहुत सारे एटम्स हैं, और ये अपने साथ रखते जाएंगे, एक के बाद एक के बाद एक रखते। अब देखो, जैसे भीड़ में कोई खड़ा होता है तो खड़े होने के तरीके होते हैं। कभी कोई लाइन से खड़ा होता है, कभी एक के बाद एक भीड़ में, कभी कहीं 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 खड़ा हो जाता है। तो ऐसा तो नहीं होता कि एकदम से सट के ऐसे दब के एक दूसरे से खड़ा होता है। चलो, दब के भी खड़ा होते हैं तो कुछ तो स्पेस बनती ही है। उसी तरह एटम्स में भी कुछ स्पेस बनी होती है, जैसे इसमें भी बनी हुई है। तो इनके बीच के स्पेस जो हमें दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, पर वो स्पेस बनी हुई है। इनके बीच जो स्पेस बना होता है, अब मॉलिक्यूल्स है ना, मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, उनके बीच में स्पेस बना होता है, तो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस कहा जाता है। हिंदी में अंतरा आणविक बल, अंतरा आणविक स्थान, ठीक है। तो छोटे छोटे जगह पर एकदम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में स्पेस बने होते हैं। इन स्पेस से ही हम किसी चीज़, किसी मैटर के, उसके अपने किस फेज़ में है, किस स्टेट में है, इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे सिंपल सा है, अगर सॉलिड डिफाइन करना है तो बता दो, वो बहुत ज़्यादा पास होते हैं। सिंपल है, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा पास होते हैं कि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, जो मेनली ग्रेविटेशनल फोर्स है, मास की वजह से आता है, तो
ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ चैप्टर बाद, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स मास की वजह से, जिसमें मास हो वो ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें होता है। तो ये सब ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको इस यहाँ पर मॉलिक्यूलर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहेंगे। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स की तरह एक दूसरे को दबा के अंदर की तरफ दबा के रखता है, ठीक है। अब अंदर की तरफ दबाने की वजह से उनके बीच इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, बहुत कम। इनको कहा जाता है सॉलिड। एक स्टेट हो गया मैटर का, कुछ सॉलिड कोई अलग से कोई चीज़ नहीं होती, मैटर का ही अपना एक अवस्था, अपना एक स्टेट होता है, जिसमें उसके बीच, उसके एटम्स के बीच, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच मॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। इतना ज़्यादा होता है कि वो एक दूसरे को छोड़ के नहीं जा सकते, और इनको एक दूसरे से छुड़ाने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं। और दूसरा है लिक्विड। देखिए, लिक्विड में इससे थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा होता है। वाटर और आइस के लिए बात बाद में होगी, लेकिन वाटर आइस में ऐसा नहीं होता। आइस में जो होता है उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं और वाटर के मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं। इनके अलावा जितने भी लिक्विड्स हैं वो अपने सॉलिड से मॉलिक्यूल्स दूर दूर रखते हैं। जिस तरीके से सॉलिड में उनका मॉलिक्यूल पास पास होता है, थोड़ी सी एनर्जी ले लेते हैं और उनके मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता आइस में और क्यों वाटर में नहीं होता? क्योंकि देखो, आइस, वाटर दो अलग अलग वाटर के ही फेज़ हैं। वाटर जो मैटर है उसका ही दो फेज़ हैं। एक वाटर हो गया जो लिक्विड फॉर्म है, और एक हो गया आइस। आइस के पास एनर्जी कम होती है, जिससे वो अपना हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते। हाइड्रोजन बॉन्ड H2O, दो H होते हैं, एक ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में दूसरे हाइड्रोजन के साथ इस ऑक्सीजन, जैसे एक मॉलिक्यूल ये हो गया, दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, अब इसका जो हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन के साथ एक बहुत छोटा सा अट्रैक्शन फोर्स बनाएगा। एक हाइड्रोजन प्लस, सिग्मा प्लस मतलब बहुत छोटा सा, और ऑक्सीजन सिग्मा माइनस, और ये दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा पास आ जाएंगे। ये किस में होने वाला है? तो ये होता है वाटर में। ऐसा ये वाटर में होता है, लेकिन सॉलिड में ऐसा नहीं होता। सॉलिड के पास इतनी एनर्जी नहीं होती, क्योंकि उससे एनर्जी ले ली जाती है, और वो सॉलिड के पास हाइड्रोजन आयन बनाने की, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की एनर्जी नहीं होती। इसलिए आइस और वाटर में इस तरीके से डिफरेंस होता है। तो इसी में अगर डेंसिटी की बात करेंगे तो डेंसिटी आइस की थोड़ी कम होगी और वाटर की ज़्यादा होगी। देखो, हमको पता है कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो कम वाली डेंसिटी में डूब जाता है, और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ज़्यादा वाली डेंसिटी में तैरने लगता है। तो आपने सुना है कि बर्फ़ पानी में तैरता रहता है, तो पक्का उसकी डेंसिटी ज़रूर पानी की डेंसिटी से कम होती होगी, इसी की वजह से वो तैरता रहता है। कोई भी चीज़ हो वो पानी में डूब इसलिए जाती है क्योंकि उसकी डेंसिटी पानी में ज़्यादा होती है। तो ये कुछ आर्किमिडीज प्रिंसिपल में भी हम इसके बारे में बात करेंगे आगे फिज़िक्स वाले चैप्टर में। अभी के लिए बस इतना ही। और सॉलिड और लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ जो क्लास में पढ़ाई जाती हैं उनको पढ़ते रहिए। उसके अलावा जो बातें बताई जा रही हैं उनको समझते रहिए, और बचा हुआ डाइजेस्ट मैं पूरा कर दूँगा, ठीक है। और इसके अलावा एक और बात कहनी थी कि ऐसा नहीं है कि पूरी क्लासेस नहीं चल सकती। हाँ, पूरी क्लासेस चला सकते हैं, पर उसके लिए अभी टाइम है। अभी बस आपके डाइजेशन के लिए, आपके हेल्प के लिए, और इस पेंडेमिक में घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।